हैं, तो हमने इसका ऑलरेडी जो पहला पार्ट अपलोड कर चुका हूँ मैं, वो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से लिंक है, वहाँ पे जाके देख लीजिए। इस वीडियो के क्या पिछले मैंने सारी वीडियोस जो अब तक अपलोड किए हैं, सारे लिंक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। प्लीज़ जाइए, सब्सक्राइब करिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, शेयर करिए वीडियोस को ताकि आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ ऑपरेशन, जो अंग्रेज थे उन्होंने अपना दबाव जारी रखा इंडियंस पे। 1765 से लेकर 1835 की बातें हैं ये। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेस इंडियंस, जो ब्रिटिश थे वो भारतीयों पे ऑपरेस दबाव डालना उन्होंने जारी रखा, जुर्म करना उन्होंने जारी रखा। इन 1818 में उन्होंने एक रेगुलेशन थर्ड के नाम से एक नियम पास आउट किया। अंडर इट, इसके अकॉर्डिंग क्या था कि इन इंडियन एक कोई भी भारतीय बिना किसी मुकदमा उसके ऊपर, बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी केस के जेल में डाला जा सकता था और उसे बोलने का मौका भी नहीं दिया जाएगा। ट्रायल मतलब होता है मुकदमा। तो ब्रिटिश ने भारतीयों पे दबाव डालना जारी रखा अपना, और 1818 में उन्होंने एक रेगुलेशन थर्ड के नाम से नियम पास आउट किया और इसके तहत किसी भी भारतीय को जेल किया जा सकता था बिना उस पर मुकदमा चलाए। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड ऑल्सो मेड फॉर्च्यून्स इन प्राइवेट बिजनेस। जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो काफ़ी समय से अच्छी सैलरी भारत से उठा रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी से अच्छी सैलरियाँ उठा रहे थे, और अपना जो भाग्य था वो प्राइवेट बिजनेस में भी बना रहे थे। भारत में वो प्राइवेट बिजनेस भी कर रहे थे जिससे वो अपना भाग्य बना रहे थे, अच्छी सैलरी मिल रही थी उन्हें। By 1829, Britain was exporting British goods worth 7 crore rupees to India. 1829 में ब्रिटेन, इंग्लैंड अपने यहाँ से 7 करोड़ के सामान हमारे भारत में एक्सपोर्ट कर रहा था। एक्सपोर्ट मतलब होता है ब्रिटेन से सामान भारत में आ रहा था। 7 करोड़ का सामान ब्रिटेन से भारत में आ रहा था। उसकी जितनी कमाई होती थी सब वापस ब्रिटेन में जाता था। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम। गवर्नर जनरल ने ब्रिटेन को बताया, रिपोर्ट किया वहां पे कि द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। जो ये भारत के, इन्होंने देखो यहाँ पे जो ये गवर्नर जनरल थे, इन्होंने भारतीय किसानों को क्या कहकर पुकारा है, बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स। मतलब कि जो कॉटन वीवर्स की, जो कपास की खेती करने वाले जो ढांचे हैं, आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। वो क्या कर रहे हैं, भारत के जो समतल जो खेत की जमीन है उसको ब्लीच कर रहे हैं। ब्लीच कर रहे हैं मतलब सफेद कर रहे हैं, मतलब कपास की खेती वहां पर करवा रहे थे ब्रिटिशर्स। तो ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। ये लाइन गवर्नर जनरल बेंटिक ने कही थी, और इस लाइन का मतलब है कि उन्होंने अंग्रेजों को बताया था, इंग्लैंड में बताया था कि जो यहाँ पर कॉटन वीवर्स की जो हड्डियां हैं वो पूरे, जो मतलब कि जो कॉटन वीवर्स थे, जो किसान थे, वो पूरे ढांचे बन चुके थे, इतने मतलब कि कमजोर हो गए थे, और उनके जो ढांचे हैं वो प्लेन्स ऑफ इंडिया, मतलब कि जो समतल इलाके हैं भारत के जहाँ पे खेती होती है उनको सफ़ेद कर रहे हैं, मतलब वहाँ पर वो कपास की खेती कर रहे हैं। द ब्रिटिश प्रॉस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगेन टू डाई। जो ब्रिटिशर्स थे वो प्रॉस्पर हो रहे थे, बहुत धनवान हो रहे थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी लूट मचाई हुई थी। वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज, और वहीं पे दूसरी तरफ जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी, जो भारतीय इंडस्ट्रीज थी, बिगेन टू डाई, वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी। 6 पार्ट देखते हैं इसका, डिससैटिस्फैक्शन। यहाँ पे ये वो पार्ट है जहाँ पे भारतीयों असंतुष्ट रहने लगे थे, मतलब उन्हें ऐसा लगने लगा था कि उनके साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। 1835 से 1856 की बात है ये। एजुकेशन इन इंडिया वाज इन पर्सियन एंड संस्कृत। इन 1835 एन इंग्लिश मैन नेम्ड मैकॉले सजेस्टेड अ चेंज। तब के समय में भारत में केवल पर्सियन और संस्कृत में पढ़ाई होती थी। 1835 में एक अंग्रेज ने, जिसका नाम मैकॉले था, एक बदलाव इस नियम में लाया। उसने क्या कहा कि वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। हमें इन भारतीयों को अंग्रेजी भाषा पढ़ानी चाहिए, अंग्रेजी भाषा पढ़ानी चाहिए। तो उसके दूसरे दोस्त, जो दूसरा अंग्रेज था, उसने कहा कि आई एग्री, मैं तो मंजूर है, मुझे तो मंजूर है ये बात, क्योंकि ये चाहते थे कि अगर हम भारतीयों को अपने अंग्रेजी तौर तरीके सिखाएंगे तो हमारे जो ब्रिटेन से आने वाले सामान है वो यहाँ पे ज़्यादा खपत होंगे, क्योंकि भारतीय तो रहेंगे भारतीय ही, लेकिन वो सभ्यता हमारी अपना लेंगे और हमारे सामान जल्दी खपत होंगे। English education produced clerks to whom the British gave petty jobs under them. इंग्लिश एजुकेशन जो उन्होंने, जो अंग्रेजों ने इंग्लिश एजुकेशन लागू कर दिया था भारत में, उसकी वजह से क्या हुआ, क्लर्क जो थे, बहुत सारे क्लर्क की जॉब आने लगी, जो कि ब्रिटिशर्स किसे दे दिया करते थे, पेटी जॉब्स अंडर देम, वो भारतीयों को दे दिया करते थे। ये जो क्लर्क की जॉब होती थी वो भारतीयों को दे दिया करते थे, एक दान के तौर पर, एक दया करके, और उन पर इंसिडेंटली, और मतलब कि इंसिडेंटली मतलब कि आप कह सकते हैं कि लकीली
ठीक है। लकीली इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। जो अंग्रेजी भाषा थी, जो अंग्रेजी भाषा की चलन चल गई थी भारत में, इससे कई बुद्धिजीवों का जन्म भी हुआ, कई बुद्धिजीव भी उभर कर आए। इंटेलेक्चुअल्स मतलब होता है बुद्धिजीवी। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स। जो भारतीय लोग हैं वो क्या कहने लगे, वो कहने लगे वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स, हमें अपने भाइयों को क्या करनी चाहिए, पढ़ाना लिखाना चाहिए। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशंस, और उनकी मालिया हालत को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। फिर तीसरे बंदे ने क्या कहा, फॉर दैट, और इसके लिए वी मस्ट कन्वे आवर ग्रेवियंसेस, इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपनी जो दुख है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को बताना होगा। आगे देखते हैं, बाय 1856 द ब्रिटिश हैज कंक्यूर्ड द होल ऑफ इंडिया। आगे जो कहा जा रहा है कि 1856 तक जो अंग्रेज, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ब्रिटिशर्स थे, वो पूरे भारत को लगभग भारत को अपने कब्जे में ले चुके थे। आप देख रहे हैं जो पिंक वाला हिस्सा है वो अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया था, जो पीला वाला हिस्सा है वही केवल भारतीय छोटे मोटे राजाओं द्वारा चलाया जा रहा था। दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस। अंग्रेजों को भारतीय लोगों की ज़रूरतों से कोई मतलब नहीं था, वो बहुत कम केयर करते थे इस बात की। और ये देखिए कुछ बातें हो रही है इंडियंस के बीच में, आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स। हमारे जो राजा हैं वो कठपुतली बन गए हैं अंग्रेजों के, और हमने अपने पुराने जो जॉब थी, जो पुराना काम था, वो भी हम अपना खो चुके हैं। एंड लैंड, अपनी ज़मीनें भी खो चुके हैं। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, वो हमारे भाइयों को बदल रहे हैं, हिंदू से मुस्लिम से क्रिश्चियन बना रहे हैं। यू ओनली टॉक। चौथे आदमी ने क्या कहा कि तुम केवल बात करो, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट, कुछ ऐसा करो कि अंग्रेज यहाँ से चले जाएं। आगे देखते हैं, सातवां, द स्पार्क्स, जो आज़ादी की लड़ाई की जो चिंगारी, जो मतलब कि जो विद्रोह की चिंगारी, जो अंग्रेजों को भगाने की जो चिंगारी थी, वो कब धधकी, 1855 से 1857 के बीच में। टैक्सेस कंटिन्यूड टू रूइन द पीजेंट्स, जो बहुत ज़्यादा भारी भरकम टैक्स लगा था किसानों पर, वो किसानों को बर्बाद कर रहा था, रूइन कर रहा था। इन बंगाल, बंगाल में द संथल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू लैंड रूल्स बिकेम डिस्परेट। बंगाल में जो सेंथल्स ट्राइब थी, जो प्रजाति थी, हु हैड लॉस्ट देयर लैंड, जिन्होंने अपनी ज़मीनें खो चुकी थी, खो दिया था उन्होंने अपनी ज़मीनें, अंग्रेज के नए ज़मीनी लॉ नियम के तहत उन्होंने अपनी ज़मीनों को खो दिया था। तभी वो क्या हो गए थे, बिकेम डिस्परेट, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे अंग्रेजों के प्रति। इन 1855, 1855 में वो उन्होंने विद्रोह कर दिया। दे रॉज इन रिबेलियन, रिबेलियन मतलब विद्रोह कर दिया उन्होंने। एंड मैस्कर्ड, और कत्ल किया, किसका, यूरोपियंस का, अंग्रेजों का, और उनके सपोर्टर्स का कत्ल करना स्टार्ट कर दिया वो। डिसकंटेंट वॉज ब्रीविंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू। डिसकंटेंट मतलब असंतोष, वॉज ब्रीविंग, ब्रीविंग मतलब तो ऐसे होता है शराब बनाना, लेकिन यहाँ पर ब्रीविंग का मतलब प्रयोग किया गया है बढ़ रहा था। तो असंतोष ईस्ट इंडिया कंपनी में, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी उसमें भी बढ़ रहा था। क्यों बढ़ रहा था, देखिए नीचे कुछ लोगों की राय है। द वाइट सोल्जर्स गेट ह्यूज पे, मैंसन्स टू लिव इन, सर्वेंट्स, लोग कहते थे कि जो गोरे लोग हैं, जो गोरे सिपाही हैं, उनको बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है, मैंसन्स, बंगला मिलता है रहने के लिए, सर्वेंट्स, नौकर चाकर मिलते हैं। लेकिन वहीं भारतीयों को क्या किया जाता था, वाइल वी गेट अ पीटेंस एंड स्लो प्रमोशंस, हमें एक दान के तौर पे, ऐसे कुछ पैसे दान के तौर पे दे दिए जाते हैं, बहुत कम पैसे मिलते थे, और स्लो प्रमोशन, और प्रमोशन भी बहुत कम होता था, बहुत धीरे होता था। द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज अगेंस्ट आवर रिलीजन। अंग्रेज कहते थे, ये एक भारतीय कह रहा है, भारतीय क्या कह रहा है, कह रहा है कि अंग्रेज हमसे कह रहे हैं कि हम समुद्र पार करें, जो कि हमारे रिलीजन, हमारे धर्म के बिल्कुल विपरीत है। हु इज द टोपी वाला टू अपॉलिश आवर एज ओल्ड कस्टम्स, ये टोपी वाले होते कौन है, हमारे सालों पुराने नियम को, हमारे सालों पुराने जो प्रथा चली आ रही है उसको खत्म करने वाले, उसको मिटाने वाले। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, हमें अंग्रेजों को जरूर यहाँ से भगा देना चाहिए। सिपाही मंगल पांडे अटैक द एडजटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वाज एग्जीक्यूटेड। जो सिपाही मंगल पांडे जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी में थे, उन्होंने अटैक कर दिया किस पे, एडजटेंट पे। एडजटेंट मतलब अपने ही रेजिमेंट के एक साथी पर उसने अटैक कर दिया, एंड वाज एग्जीक्यूटेड, और उन्हें फांसी हो गई। थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाहीज रिवोल्टेड, हजारों कई सिपाहियों ने विद्रोह स्टार्ट कर दिया। ये देखते हुए दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स, उन्हें उनके यूनिफॉर्म से बेदखल कर दिया गया, मतलब उनकी यूनिफॉर्म छीन लिया गया। स्ट्रिप्ड मतलब छीन लेना। ह्यूमिलिएटेड, उन्हें अपमानित किया गया। एंड पुट इन आयरन्स, और उन्हें बेड़ियों में जकड़ लिया गया। Few Englishmen had cared to understand Indian customs or the people's mind.
कुछ जो अंग्रेज थे वो भारतीय लोगों के माइंड सेट को और उनकी जो प्रथा थी उसको समझते थे, लेकिन वो क्या करें। तभी देखिए एक भारतीय क्या कह रहा है कि ओह प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, कह रहा है कि ओ घमंडी ब्राह्मण सिपाहियों, सोल्जर सैनिकों, डू यू नो, क्या तुम जानते हो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। ओ घमंडी ब्राह्मण सिपाहियों, जो तुम अपने धर्म पर इतना घमंड करते हो, क्या तुम्हें पता है जो बुलेट मतलब कि जो बॉम्ब बनाए जाते थे पहले, तो उसकी जो ग्रीस मतलब जो पिन निकालनी होती थी, जो ग्रीस हटानी होती थी, वो काउस मतलब कि गायों के और पिग सुअरों के मांस से बनाई जाती थी। ये उसने ब्राह्मण को बताया और ये जो मुस्लिम भाई भी है उनको भी बताया। उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें पता है कि ये जो ग्रीस तुम अपने मुंह से लगाते हो ये गाय और सुअरों के मांस का बना हुआ है। तो पंडितों को ये सुन के बहुत झटका लगा। उन्होंने कहा व्हाट, ये तो व्हाइट मैन हैज डिसीव्ड अस टू। मुस्लिम भाइयों ने कहा कि हमें भी अंग्रेजों ने धोखा दिया है, क्योंकि गाय पवित्र मानी जाती है हिंदुओं में, जो कि उनका मांस वो मुंह से नहीं लगा सकते, और मुसलमानों में भी सुअरों की जो मांस था वो मुंह से लगाना मतलब कि मना है, कुछ ऐसा है उनके साथ। Soon chapatis were sent from village to tell the people that their emperor would want their service। बहुत जल्द ही चपाती एक गांव से दूसरे गांव भेजे जाने लगी और उससे संदेश भी भेजे जाना लगा कि हमारे जो राजा हैं वो आपकी मदद चाहिए, उनको आपकी मदद चाहिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए। तो जहां जहां भी ये चपाती जाती थी, लोग क्या कहने लगे थे, यस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी, हमारे सारे गांव के लोग रेडी हो जाएंगे, आप बस तैयारी करो युद्ध की। सिमिलरली लोटस फ्लावर्स सर्कुलेटेड एमंग इंडियन फ्लावर्स, और बिल्कुल इसी प्रकार से लोटस फ्लावर्स जो कमल के फूल थे वो एक दूसरे में भेजे जाने लगे। जो आर्मी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो सोल्जर्स थे, जो सैनिक थे, जो भारतीय सैनिक थे, उनके बीच में लोटस मतलब कमल का फूल एक दूसरे को दिया जाने लगा। ये भी साइन था, किस बात का साइन था कि डेथ टू द फॉरेनर, हमें केवल मौत चाहिए अंग्रेजों की। द मासेस गिव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियट्स, जो लोग थे उन्होंने अपनी पूरी मदद दी। किसको पूरी मदद दी और रहने के लिए दिया, खाने के लिए दिया। जो देशभक्त थे, पैट्रियट्स थे, उनको रहने खाने के लिए और पूरी मदद किया उन्होंने। 8वां पार्ट देख लेते हैं, रिवॉल्ट विद्रोह, जो कि 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत हुई थी। कैसे हुई थी? देन देयर वाज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ। मेरठ से ये आज़ादी की जो चिंगारी भड़की और क्या हुआ, वायलेंट आउटब्रेक, बहुत ही जबरदस्त युद्ध छिड़ गई मेरठ से। द सिपाहीज मार्च टू दिल्ली, जो सिपाही थे वो पूरा दिल्ली की ओर बढ़ने लगे और क्या कहने लगे, लॉन्ग लिव आवर एम्परर बहादुर शाह। वो बहादुर शाह को अपना राजा मानते हुए दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे। आगे देखते हैं, द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर, जो विद्रोही थे, जो विद्रोह था वो पूरे देश में धीरे धीरे फैलने लगा। Many landlords had lost their lands because of the British policies and they were sore। बहुत जमींदारों ने ब्रिटिश जो अंग्रेजों की नियम के तहत अपनी जमीनों को खो दिया था, वे भी अंग्रेजों से बहुत नाखुश थे। देवर सोर मतलब वो भी बहुत ज़्यादा नाखुश थे। वो क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि द वाइट मैंस रूल मस्ट एंड, अंग्रेजों का जो ये राज है ये जरूर खत्म होना चाहिए। यस वी विल हेल्प यू, जो जमींदार थे वो भी कहने लगे हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि उन्होंने भी हमारी ज़मीनें छीन ली है। इसका 9वां और आखिरी पार्ट देख लेते हैं, द फाइट ऑफ द फ्रीडम, जो आज़ादी की लड़ाई थी 1857 में, वो क्या हुआ उसमें। मेनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर। बहुत से जो पुराने शासक थे, जो भारतीय शासक थे, वो भी बहुत ज़्यादा नाखुश थे। जो लखनऊ के जैसे देखिए, जैसे कुछ बेगम हजरत महल थी लखनऊ की, वो भी बहुत ज़्यादा नाखुश थी और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो ये वाइट मैन है, ये जो अंग्रेज हैं, उन्होंने मेरी राज्य को ले लिया। दे ज्वाइंड द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरेनर, और इन्होंने भी क्या किया, सारे जो पुराने शासक थे जो जिंदा थे वो अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया, उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया, विद्रोह में शामिल हो गए। पॉपुलर लीडर्स, जो मशहूर नेता थे जैसे कि मौलवी अहमदुल्ला जो कि फैजाबाद से, उन्होंने लोगों से क्या कहा कि राइज ब्रदर्स राइज, जागो भाइयों जागो, द अंग्रेज इज रूनिंग आवर लैंड, ये जो अंग्रेज हैं हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं। द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद, और इन लीडर्स की मदद से लोग हर जगह से लोग अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करना स्टार्ट कर दिए। बरेली से, कानपुर से, इलाहाबाद से लोग अब जागरूक हो चुके थे।
अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या तोपे, अजीमुल्ला खान ने तात्या तोपे से कहा कि वी शुड हैव पेशवा नाना साहब एज आवर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, हमें पेशवा नाना साहब को अपना क्या मान लेना चाहिए, अपना लीडर मान लेना चाहिए इस आज़ादी की लड़ाई में, इस आज़ादी की लड़ाई में हमें पेशवा नाना साहब को अपना लीडर मान लेना चाहिए। द पैट्रियोट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फॉट पीस्ड बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया। द पैट्रियोट्स जो देशभक्त थे, पाउंस्ड झपट्टा मारे किस पर, ब्रिटिशर्स पर, एंड फॉट पीस्ड बैटल्स और उन्होंने क्या किया, घनघोर युद्ध किया। पीस्ड बैटल्स मतलब घनघोर युद्ध, उन्होंने घनघोर युद्ध लड़ा किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया में सारे जो पुराने शासक थे, लीडर थे, जितने देशभक्त थे, वो अंग्रेजों के खिलाफ घनघोर युद्ध लड़ा उन्होंने। 80 ईयर ओल्ड कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट। 80 साल के कुंवर सिंह जो कि बिहार से थे, उनको उनके कलाई में गोली लग गई थी और उन्होंने कहा कि मदर गंगा, माँ गंगा, दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, ये मेरी आखिरी आहुति है आपके लिए। तो हमने इस चैप्टर में ये सब कुछ देखा कि 1857 के आसपास के साल में क्या कुछ घटा और कैसे आज़ादी की लड़ाई, आज़ादी की जो चिंगारी थी वो भड़की। और ये किसके द्वारा लिखा गया है, फ्रॉम आवर फ्रीडम मूवमेंट, एस.डी. सावंत। ठीक है, एस.डी. सावंत द्वारा ये जो भी पूरा ये जो ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट चैप्टर है वो नरेट किया गया है। तो ये सारा हमने चैप्टर में देखा और हम जल्दी इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे। तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहिए, देखते रहिए, शेयर करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत होती है भाइयों एक वीडियो बनाने में। धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।